जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। 12th बोर्ड की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। और इस नई सीरीज के पहले भाग में आज हम पिछले 2 सालों के अंदर 2022 और 2023 की बोर्ड परीक्षा का यानी मुख्य परीक्षा का जो पेपर हुआ, सप्लीमेंट्री का जो पेपर हुआ, मूक बधिर बच्चों के लिए जो पेपर हुआ और साथ में ही इन 2 सालों में बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किए थे, उन सभी पेपर्स में आए हुए प्रश्नों का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। अगली बोर्ड की परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज लगभग 45 प्लस प्रश्न आपको मिल जाएंगे, यानी कुछ प्रश्नों से जुड़ी हुई अतिरिक्त बातें भी हम जानेंगे। और एक चीज, जैसा कि आपको पता है, बोर्ड परीक्षा में 33 क्वेश्चन जो कि 20 नंबर के होंगे वो तो छोटे वाले ही होंगे, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे रिक्त स्थान हो या वन लाइनर क्वेश्चन हो। तो इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज से ये तीनों प्रकार के प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, यानी 40% मार्क्स का काम है वो आपका इन सीरीज से हो जाएगा। तो अच्छे से आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है और उसके बाद अगले चैप्टर, अगला जो अपना पार्ट होगा उसमें हम चैप्टर वाइज भी इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका अभ्यास दोबारा करेंगे। आपको भी लाभ उठाना है और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करना है, क्योंकि आप सबके प्रेम और स्नेह से ही ये सिद्धि विनायक संग्रिया का जो यूट्यूब चैनल है वो प्रोग्रेस कर रहा है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। आपको पता है भूगोल को कई उपक्षेत्रों के अंदर बांटा हुआ है। तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, सही उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, संसाधन, सैन्य, चिकित्सा या लिंग भूगोल। तो आर्थिक भूगोल का जो उपक्षेत्र है वो कौन सा है? संसाधन भूगोल, यानी इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक का युग्म यानी जोड़ा है, क्योंकि 2 दिए हुए हैं, खनिज नगरीकरण, भू आकृति औद्योगिकरण, जलवायु भू आकृति या मृदाई नगरीकरण, जिसमें दोनों ही ऑप्शन है वो आर्थिक कारक वाले हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन, यानी खनिज हो गया, नगरीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, ये जनसंख्या वितरण या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक होते हैं। अगला प्रश्न, मानव विकास की अवधारणा किसने दी? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो मानव विकास की अवधारणा दी, ऑप्शन से इसका सही डॉक्टर महबूब उल हक ने दी। अब यहां से एक प्रश्न और भी आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर महबूब उल हक ने ही 1990 के अंदर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक है वो भी निर्मित किया था 1990 में। तो इन्होंने ही कंसेप्ट दिया और इन्होंने ही मानव विकास सूचकांक निकालने का तरीका दिया 1990 में। अगला प्रश्न है, फल प्रसंस्करण और मिष्ठान यानी मिठाई, ये दोनों किस प्रकार के उद्योग में आती है? खनिज, भोजन प्रसंस्करण, रसायन या पशु आधारित? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो है फूड प्रोसेसिंग, यानी भोजन प्रसंस्करण उद्योग का हिस्सा है ये दोनों ही चीजें। अगला प्रश्न, भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। देखिए किताब से सीधी लाइन की लाइन उठाई हुई है। भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत दिए गए 4 ऑप्शन में सही कौन सा है? ऑप्शन द जैव और जैवाणविक संदूषण, ये प्रदूषण का मुख्य स्रोत हुआ। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना यानी कंसेप्ट है वो किसने की? यानी ये कंसेप्ट किसने दिया? अमर्त्य सेन, कंवर सेन, इंदिरा गांधी या महबूब उल हक? ध्यान रखिएगा कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में गलत हो जाते हैं, क्योंकि इन चारों के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है, पेपर वाले दिन ये चारों एक साथ आ जाते हैं माइंड में। तो ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर की। अर्जुन बनिए, अर्जुन, इंदिरा गांधी नहर की बात हो रही है। तो सही उत्तर क्या है? और वो है बे ऑप्शन, कंवर सेन। कंवर सेन का संबंध है वो IGNP इंदिरा गांधी नहर से है। और इन्होंने ये कंसेप्ट कब दिया था?
1948 के अंदर ये प्लान दिया था भी ऐसे हमें इंदिरा गांधी नहर बना लेनी चाहिए। और साथ में ध्यान रखिएगा इस नहर का जो काम है वो शुरू हुआ 10 साल बाद। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1958 के अंदर हुई। और कहां से हुई ये भी ध्यान रख लीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस साल के मॉडल पेपर में भी था। हरिके बांध जो किस स्टेट के अंदर है? हरिके बांध पंजाब से। तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से निकलती है? पंजाब से निकलती है। और इस नहर का जो पुराना नाम है वो क्या है? राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। तो साथ में ये महत्वपूर्ण चीजें हैं और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई, गंगा नदी की सफाई के लिए कौन सा अभियान है वो चलाया गया? हर हर गंगे, नमामि गंगे, गंगा ग्राम, गंगा बचाओ, कौन सा चलाया गया था? तो वो चलाया गया था, बे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नमामि गंगे। और आपके नॉलेज के लिए बताऊं तो ये कब शुरू हुआ था? 2016 के अंदर नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ। अगला प्रश्न, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट है? सब जगह नहीं, उस पर्टिकुलर उस जगह से ही जुड़ा हुआ है पॉल्यूशन को लेकर, जल, ध्वनि, वायु, महासागरीय प्रदूषण। तो कौन सा हो जाएगा? वो है साउंड पॉल्यूशन। ये स्थान विशिष्ट होता है, जिस स्थान पर शोर होता है वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगला प्रश्न, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है? कई प्रकार की विचारधाराएं आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ते हो मानव भूगोल में। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, ये विचारधारा संबंधित है बिल्कुल बे ऑप्शन, और वो है संभववाद। कल को आपसे पूछ ले संभववाद किसे कहते हैं, संभववाद क्या है, तो जो ये प्रश्न है वो उत्तर हो जाएगा। तो इसलिए इस सीरीज के सभी प्रश्नों को, प्रश्न और उत्तर को दिमाग में सेट करना है, पलट भी तो पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न, नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की? नवनिश्चयवाद मानव भूगोल से जुड़ी हुई एक संकल्पना, एक कंसेप्ट है, ये किसने प्रतिपादित की थी? तो सही उत्तर है बिल्कुल ग्रिफिथ टेलर ने, ग्रिफिथ टेलर ने। और साथ में ध्यान रखिएगा ये पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को बताने वाली है, मध्य मार्ग को बताती है, मध्य मार्ग बीच का रास्ता अपनाना है ये कहती है। कौन से दोनों, जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है और जो संभववाद है, इन दोनों के बीच मध्य मार्ग को अपनाने वाली विचारधारा है नवनिश्चयवाद। अगला प्रश्न, प्रवास का, माइग्रेशन का अपकर्ष कारक है। एक होता है प्रतिकर्ष जो धकेलता है, अपकर्ष जो आकर्षित करता है। तो राजनीतिक हलचल, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, काम के बेहतर अवसर। तो देखेंगे ये तीनों तो क्या है, ये प्रतिकर्ष कारक है। जहां ऐसी बात होती है हम वहां उस जगह को छोड़ना पसंद करते हैं। तो सही उत्तर हो गया द, काम के बेहतर अवसर। ध्यान रखिएगा जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो 3 कारक आप पढ़ते हो उन तीनों में एक प्रवास भी आता है, और 2 कौन से आते हैं? एक जन्म दर आता है और एक मृत्यु दर आता है। जन्म दर और मृत्यु दर की वजह से प्राकृतिक वृद्धि होती है। अगर हमें प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि पूछे तो हम क्या कहेंगे? जन्म दर माइनस मृत्यु दर की बात आ जाती है। वास्तविक की बात करते हैं तो साथ में माइग्रेशन, आप्रवास और उत्प्रवास को भी जोड़ा या घटाया जाता है। अगला प्रश्न, सामरिक दृष्टि से यानी देश की सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? भारत से संबंधित प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और वो है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी बी ऑप्शन, सीमा सड़क संगठन। और साथ में एक बहुत प्यारा प्रश्न और ध्यान रख लीजिएगा, BRO की स्थापना कब हुई थी? तो मई 1960 के अंदर सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लौह अयस्क का प्रकार है।
लोहा एशक का प्रकार है। सही उत्तर क्या होगा? लिग्नाइट, ये तो कोयला है। यूरेनियम, ये नाभिकीय ऊर्जा में काम आता है। यूरेनियम, थोरियम। हेमेटाइट, बॉक्साइट। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन से हेमेटाइट। ध्यान रखिएगा, लोहा एशक के दो महत्वपूर्ण एशक आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, एक हेमेटाइट है तो दूसरा मैग्नेटाइट है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। और एक और ये भी ध्यान रख लीजिए, बॉक्साइट से हम क्या प्राप्त करते हैं? एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम का मुख्य एशक कौन सा है? बॉक्साइट है। अगला प्रश्न, खरीफ की फसल है। भैया ये प्रश्न, इस प्रकार का जो प्रश्न है ना, अक्सर ही हर साल आता ही आता है, कई बार कंटिन्यू हर साल। तीन फसल आप पढ़ते हो, एक रबी वाली पढ़ते हो, एक खरीफ वाली हो गई और एक जायद वाली। उस टेबल को तो दिमाग में घोट ही लेना। खरीफ की फसल कौन सी है? देखिए, चना, सरसों, गेहूं और चावल। इसमें से सही उत्तर क्या है? खरीफ की फसल है वो है बिल्कुल द ऑप्शन चावल। अच्छे से दिमाग में सेट कर लें। चावल हो गया, इसके अलावा कपास हो गया, बाजरा हो गया, एक बार रिवीजन करवा देता हूं, बाजरा, मक्का हो गया, जवार हो गया, अरहर या तुर जिसको हम कहते हैं, ये सारी की सारी जो आपकी टेबल में है वही बात बता रहा हूं, ये सारी की सारी कौन सी है? खरीफ की फसल है। वहीं अगर हम बात करें, गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें, चने की बात करें या जौ की बात करें, तो ये कौन सी फसल में आता है? रबी की फसल में आ जाता है। और अच्छे से यहीं क्लियर कर लें, एक जायद फसल की बात आती है, उसमें क्या क्या चीज आती है? एक तो जो चारा बोया जाता है पशुओं के लिए, चारा हो गया, फल और सब्जियों की जो खेती होती है, ये इन दोनों ऋतुओं के बीच में ये किया जाता है। तो ये चारा, फल और सब्जियां ये किस में आती है? जायद की ऋतु में। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछा। स्टेट की बात करें, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बे, बिल्कुल बिहार। लगभग जो अनंतिम आंकड़े हैं, प्रोविजनल डाटा है, उसके अनुसार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की बात आती है। वहीं पश्चिम बंगाल 1029 के आसपास है, प्रोविजनल डाटा में, फाइनल की बात नहीं कर रहा। अगला प्रश्न, ब्राजील में खालिस्तान बागानों को फेजेंडा कहते हैं। फेजेंडा, किसके जो बागान है, रोपण कृषि से जुड़ा हुआ है, उनको फेजेंडा कहा जाता है। कॉफी, रबर, गन्ना या नारियल, ये सारी रोपण फसलें ही हैं। ये सभी कौन सी फसलों के उदाहरण है भाई? रोपण फसलों के उदाहरण है ये। तो ब्राजील में किसके बागानों को फेजेंडा कहते हैं? बिल्कुल कॉफी के बागानों को, कहवा के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, रिक्त स्थान में ऐसे जैसे यही प्रश्न आ गया, खालिस्तान कहते हैं, ब्राजील में खालिस्तान बागानों को फेजेंडा कहते हैं, तो यहां पर क्या भरना होगा? कॉफी। कई बार ये पूछ लेते हैं किस देश के अंदर कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं, तो उस टाइम उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राजील कहते हैं। कई बार ये आ जाता है एक नंबर वाले प्रश्नों के अंदर भी, फेजेंडा किसे कहते हैं, तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। तो इसलिए तो कह रहा हूं एमसीक्यू तैयार कर लो, इसमें छोटे रिक्त स्थान वाले सारे कवर होते चलेंगे। अगला प्रश्न, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सन खालिस्तान में हुई। तो रिक्त स्थान भी तैयार हो रहा है साथ में, और ऑब्जेक्टिव से हम सॉल्व करना भी सीख रहे हैं। तो वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 53, 1911, 60, 1995। तो सही उत्तर हो गया बिल्कुल बे ऑप्शन, 1911 के अंदर वायु परिवहन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, जल संभर प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद कार्यक्रम, बहुत बढ़िया, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में चलाया गया? अरवारी पानी संसद कार्यक्रम किस जिले में चलाया गया भाई? अब तो फटाफट, और वो है अलवर जिले के अंदर चलाया गया। क्या है अरवारी पानी संसद कार्यक्रम? ध्यान रखिएगा, ये जल संभर से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, यानी पानी के जो सोर्स होते हैं उनका अच्छे से मैनेजमेंट करना, वो जल संभर प्रबंधन कहलाता है। तो जल संभर प्रबंधन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, राजस्थान के किस जिले से? अलवर जिले से। ध्यान रखिएगा।
अब कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, राजस्थान के अलवर जिले में जल संभर प्रबंधन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो नाम क्या हो जाएगा, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम। अगला प्रश्न, बिग इंच एक पाइपलाइन का नाम है के द्वारा परिवहन किया जाता है दूध, जल, पेट्रोलियम या गैस, तो सही उत्तर है ऑप्शन स, कई बार रिपीट, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ध्यान रखिएगा, बिग इंच पाइपलाइन ये मैक्सिको की खाड़ी से यूएसए के जो अंदर के जो स्टेट्स हैं वहां तक तेल की सप्लाई है वो की जाती है बिग इंच पाइपलाइन से। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस साल बोर्ड परीक्षा के लिए स्वेज और पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, ऑप्शन आपके सामने है, भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब, अरब लाल, काला लाल क्या है, भूमि लाल है, स्वेज नहर भूमि लाल है, भूलाल, भूलाल, तो पहला ही ऑप्शन हो गया, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन सी, स्वेज नहर। और इस नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869, 69 के अंदर इसका निर्माण हुआ। ये किस देश में स्थित है, ये मिस्र देश के अंदर है वो स्थित है। अगला प्रश्न, पान्ना, पाड़ा, ढाणी, नगला और लिख लो चाहिए, नगला, ये सब किसके उदाहरण हैं, गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्ली बस्ती या प्रक्षिप्त बस्ती, बहुत प्यारा प्रश्न और सही उत्तर है ऑप्शन स, पल्ली बस्ती। कई बार ऐसे आ जाता है, पल्ली बस्तियों के कोई दो स्थानीय नाम बताइए, तो पान्ना, पाड़ा, ढाणी, नगला, ये सब पल्ली बस्तियों के नाम हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है, उद्योगों की, अब ये लैंग्वेज का औद्योगिक अवस्थापना है, यानी कौन सा एक कारक है वो उद्योगों की स्थापना से जुड़ा हुआ नहीं है, बाजार, जनसंख्या घनत्व, ऊर्जा, पूंजी। आप प्रश्न करते हो ना उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें कौन सा नहीं आता इसमें से, बिल्कुल ब ऑप्शन नहीं आता, जनसंख्या घनत्व नहीं आता, बाजार से जुड़ा हुआ है, ऊर्जा यानी बिजली से जुड़ा हुआ है, पूंजी से जुड़ा हुआ है, सरकारी नीतियों से, कच्चे माल का जो प्राप्ति स्रोत है, श्रमिक है, इन सब से, परिवहन है, इन सब से जुड़ा हुआ होता है उद्योग की स्थापना। अगला प्रश्न, महानदी डेल्टा पर स्थित पत्तन कौन सा है, महानदी डेल्टा पर कौन सा बंदरगाह है वो स्थित है, तो सही उत्तर क्या हो गया जी, बिल्कुल ब ऑप्शन, पाराद्वीप, पाराद्वीप। और ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम भू आबद्ध है, लैंडलॉक्ड है, भू आबद्ध पत्तन, ये भी पूछा जाता है, मॉडल पेपर में आया ना इस साल वाले में, भू आबद्ध पत्तन विशाखापट्टनम, और महानदी डेल्टा पर है वो पारादीप, और हल्दिया, और इस पर आता है कौन सा, कोलकाता पत्तन, कोलकाता आता है हुगली नदी पर, हुगली नदी पर आता है कोलकाता पतन की बात आती है। अगला प्रश्न, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है, यानी कहां से परिवहन होता है उसका, समुद्र परिवहन, रेल, सड़क या पाइपलाइन, तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो है वो समुद्र परिवहन और अगर साथ में होता तो वायु, इन दोनों से ही होता है और सबसे ज्यादा समुद्री मार्ग से। अगला प्रश्न, उधमपुर एक खालिस्तान नगर का उदाहरण है, देखिए रिक्त स्थान भी हो गया, ऑब्जेक्टिव भी हो गया और वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है भी उधमपुर एक किस प्रकार का नगर का उदाहरण है, तो सही उत्तर हो जाएगा खनन, शैक्षिक, गैरीशन या परिवहन, तो सही है बिल्कुल सही, गैरीशन नगर या जिन्हें छावनी नगर भी कहा जाता है, छावनी नगर भी कहा जाता है। गैरीसन नगर का एक उदाहरण उधमपुर हो गया, इसके अलावा और कौन कौन से पढ़े हैं आपने, अंबाला छावनी पढ़ी है, अंबाला हो गया, जालंधर हो गया, इसी प्रकार महू हो गया, बबीना हो गया, और ये एक उधमपुर, तो ये पूछा है कई बार आता है प्रश्न, गैरीसन नगर या छावनी नगर के 2 उदाहरण दीजिए, 3 उदाहरण दीजिए, तो इनको भी आप थोड़ा देख लीजिए। अगला प्रश्न, एक बार फिर परिभाषा का प्रश्न, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी,
ध्यान रखिएगा, क्रियाशील रहना बहुत ही सिंपल है। क्रियाशील रहना, एक्टिव रहना बहुत ही सिंपल है। उछल कूद करते रहो, कुछ न कुछ पढ़ते रहो, सिंपल है। तो क्या हो गया? LNC, सिंपल। शब्दों का खेल, परिभाषाओं के अंदर ये देख लेना भी, क्रियाशील मानव अगर है तो क्रियाशील सैंपल बाई है, सैंपल बाई है, सैंपल बाई है। सैंपल बाई कौन थी? रेट जेल की चेली थी, रेट जेल की। सैंपल बाई क्रियाशील मानव है, एक्टिव है, ध्यान रख लीजिएगा इसको। इसी कड़ी में भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को आदिम कालीन निर्वाह कृषि जिसको कहते हैं, आदिम कालीन निर्वाह कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आदिम कालीन निर्वाह कृषि। बड़े प्रश्नों में मैंने इसको आपको तैयार भी करवाया है, वीडियो देख लेना। आदिम कालीन निर्वाह कृषि जिसे स्थानांतरित कृषि, कर्तन और दहन कृषि भी तो कहते हैं इसको, कर्तन व दहन कृषि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर। तो सही उत्तर बिल्कुल द ऑप्शन, झूमिंग कहा जाता है, झूमिंग कहा जाता है। और साथ में ही आपको यह पता है मिल्पा किसे, मिल्पा नाम किस एरिया में है इसका? मध्य अमेरिका और मैक्सिको के अंदर, मध्य अमेरिका और मैक्सिको के अंदर स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहते हैं। वहीं लादांग कहां कहते हैं इसको? मलेशिया और इंडोनेशिया में, मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर, मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर इसे लादांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पशु आधारित उद्योग है? बहुत बढ़िया, ऐसे आते हैं, कई बार ऐसे आते हैं बोर्ड में 1 नंबर वाले में कि किन्हीं 2 पशु आधारित उद्योगों के नाम बताइए, कोई 2 खनिज आधारित उद्योगों के नाम बताइए। तो पशु आधारित, सूती वस्त्र, पेट्रोलियम, हाथी दांत या लौह इस्पात, पशुओं से कोई चीज प्राप्त करके बनाने वाला काम कौन सा हो गया इसमें? बिल्कुल से हाथी दांत पशु आधारित उद्योग है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा और आप क्या लिख सकते हो पशु आधारित? चमड़ा उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, ऊनी वस्त्र उद्योग हो गया, ऊनी वस्त्र उद्योग। तो चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और हाथी दांत उद्योग ये पशु आधारित उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, स्वर्ण कोलर, बहुत बढ़िया। स्वर्ण कोलर कहे जाने वाले व्यवसाय गतिविधियां किस क्रियाकलाप में शामिल है? प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थ या पंचम, किसके अंदर आती है स्वर्ण कोलर? तो यह है बिल्कुल द ऑप्शन, पंचम क्रियाकलाप के अंदर, पंचम क्रियाकलाप के अंदर। आपने ये हो सकता है सोचे भी इसमें तृतीय क्यों नहीं दिया। आपको पता है पंचम क्रियाकलाप है वो किसका ही एक उपभाग है, तृतीय जो क्रियाकलाप है उसी का ही उपभाग है और जो पंचम क्रियाकलाप के नाम से जाना जाता है। और कई बार आता है पंचम क्रियाकलाप क्या है, तो इसमें कौन से आते हैं? उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले, उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले जो लोग हैं वो इसके अंदर आते हैं। कई बार आया बोर्ड में ये प्रश्न, उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले लोग किस क्रियाकलाप में शामिल रहते हैं? तो पंचम के अंदर। या नीतियों को बनाने वाले, नीतियों का निर्धारण करने वाले हैं वो किस क्रियाकलाप में आते हैं? पंचम में आते हैं। सीधी सी बात है, हाई लेवल वाले जो भी हैं स्वर्ण कोलर श्रमिक हैं वो कहलाते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत के संदर्भ में कुल कितनी भाषाएं अनुसूचित श्रेणी में सम्मिलित है? यानी संवैधानिक जो दर्जा है वो कितनी भाषाओं को प्राप्त है? सीधा सा हमारे संविधान के अंदर जिनका उल्लेख है, तो कितनी भाषाएं अनुसूचित श्रेणी में शामिल है? 20, 22, 25 या 27? तो सही उत्तर है वो है 22 भाषाएं हैं वो संवैधानिक अनुसूची के अंदर शामिल है। और साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने भारत के अंदर कितनी भाषाओं के उल्लेख किया है? तो उसने 179 भाषाओं के बारे में बताया है। ठीक है, और बोलियां भी देख लेना, भी कितनी बोलियां हैं कमेंट करके बताना, ग्रियर्सन ने जो बताई है। आधुनिक नगर का उदाहरण है, देखिए सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न, आधुनिक नगर मदुरई, जमशेदपुर, प्रयाग या पाटलिपुत्र?
कितना प्यारा प्रश्न है। आधुनिक नगर का उदाहरण है बिल्कुल बे ऑप्शन जमशेदपुर, औद्योगिक नगर आता है जमशेदपुर। मदुरई हो गया, प्रयाग है, पाटलिपुत्र है, ये तीनों किस नगर के उदाहरण हैं? प्राचीन नगर के उदाहरण हैं। एग्जाम में आ सकता है ऐसे, किन्हीं दो प्राचीन नगरों के नाम बताइए। तो मदुरई, प्रयाग, पाटलिपुत्र ये प्राचीन नगर की श्रेणी में आता है। और मध्यकालीन नगर है वो किला नगर भी उनको कहा जाता है, दिल्ली वाला आ गया। और जमशेदपुर आधुनिक नगर। अगला प्रश्न, जायद की फसल, अब खरीफ, रबी और जायद पर हम पहले बात कर चुके हैं, तो जायद की फसल इनमें से कौन सी है भाई? और वो है चारा, बिल्कुल द ऑप्शन इसका सही हो गया, चारा। अब मुझे बताइए गेहूं किस में आता है? गेहूं आता है जी रबी के अंदर। चावल किस में आता है? खरीफ के अंदर। और चना किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा रबी के अंदर। पहले भी कर चुके हैं, इनको अच्छे से करना, एक प्रश्न आएगा इस बार। जल संभर प्रबंधन के लिए राजस्थान के अलवर जिले में चलाया गया कार्यक्रम है। लो जी प्रश्न, कौन सा कार्यक्रम? हम पहले कर चुके हैं ना, बिल्कुल सही ऑप्शन अरवारी पानी संसद कार्यक्रम है। उसके बाद में ये भी देख लें, हरियाली क्या है? ये भी जल संभर प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना है, जल संभर प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार की योजना है। लास्ट ईयर बोर्ड में आया भी था, भी हरियाली क्या है एक नंबर में, तो लिखना था भी जल संभर प्रबंधन की केंद्र सरकार की योजना है। नीरू मीरू का अर्थ क्या होता है पहले तो ये समझ लें। इसका मतलब होता है जल, और मीरू का मतलब आप, जल और आप। ये भी जल संभर प्रबंधन का कार्यक्रम है। और ये किस स्टेट में चलता है? चला था आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम चला। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल सन खालिस्तान में मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई। तो पहली रेल कब चली भाई? बिल्कुल ऑप्शन बे 1853। और मुंबई से थाने के बीच की जो दूरी है वो भी ध्यान रखिएगा कितनी है? 34 किलोमीटर। तो रेलवे लाइन जो बिछी उसकी लंबाई 34 किलोमीटर, 1853। भूमध्य सागरीय कृषि का उदाहरण है जैतून, अंजीर, अंगूर या उपरोक्त सभी। तो भूमध्य सागरीय जो कृषि है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर होती है। उसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी ये खेती होती है। और द उत्तर इसका सही उपरोक्त सभी, जैतून, अंजीर और अंगूर ये तीनों ही भूमध्य सागरीय कृषि के उदाहरण हैं। यानी खट्टे फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। खट्टे फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है भूमध्य सागरीय जो एरिया होता है। सर्दी के मौसम में यूरोप को, अमेरिका को फल और सब्जियों की जो सप्लाई है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ही होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? खेती, बुनाई, व्यापार या आखेट? तो बिल्कुल हाँ सही ऑप्शन, बिल्कुल व्यापार। व्यापार, इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, और जो सेवाएं हैं वो सारी तृतीय क्रियाकलाप में आती है। सेवाओं को आगे बांटकर आपको पता है पंचम में भी कर दिया है, जो हाई लेवल वाली है, जिनको हमने कहा था स्वर्ण कॉलर। बाकी की जो सेवाएं हैं वो इसी में आती है। तो परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार सेवाएं ये तृतीय क्रियाकलाप में। अगला प्रश्न, वोल्गा जलमार्ग स्थित है। वोल्गा, बहुत बढ़िया प्रश्न। वोल्गा जलमार्ग किस देश में स्थित है? रूस, भारत, अमेरिका या जर्मनी? तो ये स्थित है रूस के अंदर। रूस के अंदर। और साथ में एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, वोल्गा जलमार्ग है ये 11,200 किलोमीटर तक नौकायान की सुविधा है वो उपलब्ध करवाता है। 11,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? 2, 22, 20, 23। तो राष्ट्रीय जल नीति लागू हुई, सही उत्तर 2002 के अंदर। 2002 के अंदर। और साथ में एक और ध्यान रख लीजिएगा यहां पर, जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान ये कब स्टार्ट हुआ था? 2015-16 के अंदर। 2015-16 में। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई?
याद कीजिए कंसेप्ट किसने दिया, कंवर सेन ने दिया था। कब दिया था? 1948 में। और प्रारंभ हुई सह ऑप्शन 1958 के अंदर, 1958 में। अगला प्रश्न, मानव भूगोल, फिर परिभाषा आ गई। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है, वो रेटजेल है। रेटजेल। पहले हमने एलन सैंपल की परिभाषा, दोनों ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रहती है, अक्सर घूम फिर के यही पूछ लिए जाते हैं। कभी परिभाषा दे दी जाती है, नाम पूछ लिया जाता है, नाम देकर भी रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखो, एक नंबर में कई बार ऐसे आ जाता है। या ऐसा भी हो सकता है ये परिभाषा दे दी और बीच में कोई खाली स्थान छोड़ दिया, जैसे मानव भूगोल मानव समाजों और खाली स्थान के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है, तो क्या भरना है? धरातल भरना है, बस सीधी सी बात है। अगला प्रश्न, कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात यानी स्टील बनाया जाता है? कच्चे लोहे में क्या मिलाकर स्टील बनाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर या सिलिका? तो वो है बे ऑप्शन, मैग्नीज, Mn, मैग्नीज मिलाया जाता है और तब स्टील बनता है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी? भारत में पहली बार पॉपुलेशन काउंटिंग कब हुई? बिल्कुल ए ऑप्शन, 1872 के अंदर। साथ में ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए, पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई, तब सही उत्तर क्या होगा? 1881 के अंदर। और फिर इसके बाद हर 10 वर्ष बाद भारत के अंदर जनगणना का प्रावधान है, हर 10 साल बाद जनगणना का प्रावधान है। तो पहली 1872 में और पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? लो जी, एक बार फिर आ गया। चावल किस में आता है? चावल हमें पता है खरीफ में आता है। कपास किस में आता है? ये भी खरीफ में आता है। मक्का, जवार, ये भी किस में आता है? खरीफ में। तो ये तीनों तो खरीफ की हो गई। कौन सी बच गई फिर? गेहूं, चना, जौ और सरसों, ये सब रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में, क्योंकि रूस पहले सोवियत संघ के रूप में था, बाद में ये 15 देशों में टूट गया था, सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? झूमिंग, कोलखोज, मिल्पा, ट्रक फार्मिंग। तो सामूहिक कृषि को कोलखोज कहा जाता है। कई बार प्रश्न आया हुआ है कोलखोज क्या है? तो सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोलखोज कहा जाता है। अगला प्रश्न है जी, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की? ब्लास, सैंपल, रेटजेल, ग्रिफिथ, टेलर। तो ये है ग्रिफिथ टेलर, यहीं से स्टार्ट भी हुआ था। इसे नव निश्चयवाद भी कहा जाता है, नव निश्चयवाद विचारधारा भी कहा जाता है, जो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग। तो इसे ही रुको और जाओ और इसे ही नव निश्चयवाद, जो किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने दिया। तो आज 45 MCQ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस बोर्ड पेपर के अंदर आए हुए हैं, सारे के सारे प्रश्न, चाहे वो हाफ ईयरली नहीं, चाहे मुख्य परीक्षा हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो, चाहे मूक बधिर बच्चों की हो, चाहे बोर्ड के जो 2 सालों के मॉडल पेपर की बात हो, उन सभी में ये प्रश्न पूछे हुए हैं। और 45 ही नहीं, हमने उम्मीद कीजिए लगभग 100 के आसपास प्रश्नों का अभ्यास है वो आज के इस वीडियो क्लास में कर लिया है। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और बहुत जल्द इसकी PDF भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया के ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा। और एक चीज, एक बार अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है, वो भी इससे फायदा उठा सकें और बहुत अच्छे मार्क्स है वो प्राप्त कर सकें। क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार, हम भी पार करेंगे 90 पार और अपने दोस्तों को भी हाथ पकड़कर ले चलेंगे भी। यार बस इस चैनल पे जो करवाया जा रहा है, बस तैयार करता चल, बार बार करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।